हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज का टॉपिक है हमारा स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्सेज। स्कूल और समुदाय शिक्षण संसाधन के रूप में। जो हमारा टॉपिक है वो मतलब जो सिलेबस है केवीएस का, उसमें तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्सेज। मतलब कि स्कूल और कम्युनिटी, स्कूल और समुदाय, इन दोनों को ही लर्निंग रिसोर्सेज या फिर शिक्षण संसाधन के रूप में किस तरीके से विकसित किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं और कम्युनिटी क्या होती है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कम्युनिटी को लर्निंग रिसोर्सेज के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। लर्निंग रिसोर्सेज शिक्षण संसाधन, वो सारी की सारी चीजें शिक्षण संसाधन में आएंगी जो कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो होती है उसको और ज्यादा रोचक बनाती है या फिर और ज्यादा प्रभावी बनाती हैं। इफेक्टिव या फिर प्रभावी बनाने का मतलब क्या है कि बच्चे जितने ज्यादा अच्छे तरीके से, अगर आप किसी चीज का यूज कर रहे हो और उस चीज को यूज करने से जो आपका अधिगम कराने की प्रक्रिया चल रही है वो और बेटर तरीके से हो रही है, या फिर बच्चों का जो सीखना है वो और बढ़िया तरीके से हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो आपकी बेस्ट लर्निंग रिसोर्स मानी जाएगी। तो लर्निंग रिसोर्सेज शिक्षण संसाधन मतलब वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी वस्तुएं जो कि आप शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को और ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ज्यादा रोचक, और ज्यादा इफेक्टिव, और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए यूज करते हो। तो लर्निंग रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? वो सारे के सारे रिसोर्सेज, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी वस्तुएं जो कि आप शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग और आपका इफेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हो। तो ये आपका हो गया लर्निंग रिसोर्सेज। कम्युनिटी क्या होती है? समुदाय क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों के ग्रुप को कम्युनिटी कहा जाता है जो कि या तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हो, सेम तरीके के समान भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हो, और ये आपके कौन कौन आएंगे, जैसे कि पर्टिकुलर विलेज हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया हो गया। तो वहां पर जो लोग रहते हैं, जो लोगों का समूह रहता है, तो वो लोग क्या करेंगे? सेम ज्योग्राफिकल एरिया शेयर कर रहे हैं, एक ही तरीके का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कई सारे लोग रह रहे हैं, तो वो लोग, उन लोगों का समूह कम्युनिटी कहलाएगा। या फिर ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे से अपनी कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हो, अपने कल्चर को, संस्कृति को शेयर करते हो, वैल्यूज को शेयर करते हो, मूल्यों को शेयर करते हो, या फिर कुछ उद्देश्यों को शेयर करते हो, तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे? इन लोगों के समूह को कम्युनिटी कहा जाएगा। मतलब कि नॉर्मली समझ लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट एक दूसरे, मतलब कि कुछ लोगों का जो समूह है, मान लीजिए कि 5-6 ये आपके इतने लोग हैं, इसको कम्युनिटी कहा जाएगा। किस बेसिस पर? पहला इसका आधार ये हो गया कि ये सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, या फिर सेम तरीके का समान भौगोलिक क्षेत्र है इनका, इस वजह से ये एक कम्युनिटी कही जाएगी। या फिर ये सारे के सारे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सेम है, रुचियां जो है इन सारे लोगों की वो सेम है, तो रुचियों के आधार पर इन लोगों के समूह को कम्युनिटी कहा जाएगा, समुदाय कहा जाएगा। या फिर कोई कल्चर है जो ये सारे के सारे लोग, ये जितने भी लोग आ रहे हैं, ये सबके सब एक समान संस्कृति है जिसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर एक समान संस्कृति का अनुयायी हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? एक कम्युनिटी कहलाएंगे। या फिर इन सब के लोगों की वैल्यूज जो है, मूल्यताएं जो है वो समान है, तो ये एक कम्युनिटी कही जाएगी। ठीक है, तो जब सेम ग्रुप के लोग, किसी भी ग्रुप को, मतलब लोगों का जो समूह है, अगर वो समूह किसी पर्टिकुलर चीज में समान है, तो उस समानता के आधार पर उसको कम्युनिटी कहा जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, सोशली भी डिपेंड कर सकते, हो सकता है सामाजिक रूप से एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हो, या फिर भावनात्मक रूप से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, या फिर इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से एक दूसरे पर डिपेंड हो। जैसे कि फार्मर्स जो हैं, फार्मर एक कम्युनिटी है, अब वो क्या कर रहे हैं? अनाज उगाते हैं, तब हम लोग को खाना मिलता है, तो वो जो फार्मर कम्युनिटी है वो, उस पर हम लोग किस तरीके से डिपेंडेंट है? इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, या फिर हम फिजिकली डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है सब कुछ क्या है? उसी अनाज से हो रहा है, और वो अनाज हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है? फार्मर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो फार्मर कम्युनिटी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और जो दूसरे लोग हैं वो उन पर डिपेंडेंट है। तो या तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर,
अलग अलग कम्युनिटी के लोग या फिर सेम ही कम्युनिटी के लोग किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कम्युनिटी कई सारे प्रकार की होती है, जैसे कि टोटल आप अपनी नॉलेज में मान के रखिए 4 तरीके की कम्युनिटी जो है वो होती है। पहली आपकी नॉर्मली ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर होती है। ज्योग्राफिकल एरिया, ये लिख लीजिएगा हिंदी वालों, भौगोलिक क्षेत्र। तो जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो कम्युनिटी होती है उनको क्या कहते हैं, या तो वो विलेज में रहते हैं, या तो किसी एरिया में रहते हैं, या तो किसी टाउन में रहते हैं, या तो किसी सिटी में रहते हैं। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र का जब उनका समान रूप से रहना रहता है तो वो कम्युनिटी एक कहलाती है। ठीक है। दूसरी कम्युनिटी जो होती है वो कल्चर या रिलीजियस बेस्ड होती है। रिलीजियस बेस्ड, या फिर हिंदी में लिख लीजिए इसको संस्कृति या धार्मिक आधारित जो समुदाय होते हैं वो। अब इसमें कौन आएंगे, जो अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है और क्रिश्चियंस हैं, तो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो रिलीजन के आधार पर एक कम्युनिटी हो गई, सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, या फिर ये आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। तो किसी भी तरीके से आप कह दीजिए जब सेम तरीके के धर्म को कोई ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो कर रहा है तो वो एक कम्युनिटी कहलाएगी। सेम तरीके के कल्चर को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो एक कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी। इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी, इसमें क्या आता है, जो पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि मतलब कि इंटरेस्ट बेस्ड में प्रोफेशन आ सकता है, कोई भी प्रोफेशन आपका, आप किसी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, आप किसी जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं इस तरीके के फॉर्म में किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर आप कहीं पर टीचर की तरह काम कर रहे हो, तो ये जितने भी प्रोफेशन होते हैं, अब इस उस स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर क्या है, एक कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी हो गई। सारे के सारे फार्मर्स फार्मर कम्युनिटी में हो गए। सारे के सारे जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉयज का एक कंपनी का एक कम्युनिटी हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट बेस्ड में आपका प्रोफेशन आएगा, हॉबीज आएंगी। मान लीजिए कई सारे लोग हैं उनको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट कम्युनिटी हो जाएगी, क्रिकेटर्स की कम्युनिटी हो जाएगी। ठीक है। तो प्रोफेशन, हॉबीज या फिर इंटरेस्ट, इन सब में से किसी भी चीज के बेसिस पर इनका जो इंटरेस्ट है या फिर इनकी जो थिंकिंग है, चीजें हैं वो सेम है, उस आधार पर एक कम्युनिटी हो गई। ठीक है। वर्चुअल बेस्ड कम्युनिटी भी होती है। वर्चुअल बेस्ड कम्युनिटी में मतलब जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज में वो अपनी नॉलेज वगैरह शेयर कर रहे हो, तो जैसे ये डॉक्टर कम्युनिटी का सोशल मीडिया में कोई हो गया, या फिर ये टीचर कम्युनिटी का सोशल मीडिया में कोई हो गया, स्टूडेंट कम्युनिटी का कोई हो गया, या फिर पॉडकास्ट कम्युनिटी का कोई हो गया। तो इस तरीके से वर्चुअल बेस्ड कम्युनिटी भी होती है। तो 4 तरीके की ये कम्युनिटी जो है। तो ये आपको समझाने का मतलब क्या था कि बहुत अलग अलग तरीके की, बहुत डिफरेंट प्रोफेशंस में, डिफरेंट कल्चर्स और वैल्यूज में अलग अलग बेसिस पे बहुत सारी कम्युनिटीज हो सकती हैं। तो कम्युनिटी को एज अ लर्निंग रिसोर्स यूज करने का मतलब क्या है, अब स्कूल और कम्युनिटी हम यहाँ पे दोनों को लेकर के चलेंगे, स्कूल और कम्युनिटी दोनों को। जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, स्कूल में कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा उनको शिक्षण अधिगम वगैरह करवाने के लिए, तो स्कूल और कम्युनिटी ये दोनों मिलकर के एक पावरफुल टूल की तरह काम करेंगे। पावरफुल टूल की तरह काम करेंगे। किस तरीके से, मान लीजिए कहीं पर किसी ट्रिप या फिर किसी भी चीज के बहाने अगर बच्चों को फार्मर्स के पास लेकर के जाया जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, जो बुकिश लैंग्वेज होगी उसका अनुभव सक्रिय रूप से करेंगे, एक्टिवली इंगेज होकर के करेंगे। तो इससे क्या होता है, अगर कम्युनिटी को लर्निंग रिसोर्स की तरह हम यूज करेंगे तो जो किताबी ज्ञान है, जो बुकिश नॉलेज है, वो सारी की सारी बच्चे अपनी रियल लाइफ से जोड़ करके देख पाएंगे और उनको हमें कॉन्टेक्चुअल लर्निंग दे पाएंगे, जो कि एनसीएफ 2005 आपका बात करता है कि कोई भी चीज आप पढ़ाओ उसके संदर्भ में रियल लाइफ एक्टिविटीज या फिर रियल लाइफ चीजों से जब बच्चे कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंशियल हो जाती है, अनुभवात्मक हो जाती है और उनके माइंड में वो चीज बहुत टाइम तक स्टोर रहती है। इस वजह से कम्युनिटी को एज अ लर्निंग रिसोर्स स्कूल में यूज करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये बच्चों की अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ाएगा, बुकिश लैंग्वेज को उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखने पे मजबूर करेगा, रियल लाइफ एंगेजमेंट हो पाएगा बच्चों को। इस वजह से कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स ये बेस्ट चीज है और इसको स्कूल में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट है कि कम्युनिटी को शिक्षण संसाधन के रूप में यूज करने की जरूरत क्या है, या फिर क्यों हम कम्युनिटी को लर्निंग रिसोर्सेज के फॉर्म में शिक्षण संसाधन के रूप में यूज करें। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि ये करिकुलम को पाठ्यक्रम को और ज्यादा एनरिच करता है या फिर और ज्यादा समृद्ध बनाता है। दूसरी चीज क्या है, ये रियल लाइफ लर्निंग को प्रमोट करता है, मतलब कि वास्तविक जीवन से जुड़े ज्ञान को प्रमोट करता है या फिर बढ़ावा देता है। किस तरीके से वास्तविक जीवन से जुड़ा ज्ञान होगा, मान लीजिए कोई टॉपिक है बच्चों के कंटेंट में या फिर बच्चों के करिकुलम में कि पोस्ट ऑफिस वाला या फिर पुलिस स्टेशन वाला, या फिर मान लीजिए कोई हिल पहाड़ियां या फिर रिवर्स वगैरह से रिलेटेड कोई टॉपिक है। अब आप क्या करेंगे कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटी को या तो आप फील्ड ट्रिप कराइए, डायरेक्ट बच्चों को पोस्ट ऑफिस लेकर के जाके वहां का विजिट करवा दीजिए या फिर पुलिस स्टेशन का एक बार विजिट करवा दीजिए, जिससे कि वो समझे कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, समाज किन किन चीजों से चलता है, कौन कौन सी बॉडीज हैं जो इसको एम्बॉडी करती हैं, इस पूरे समाज को संभाल कर या फिर रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से स्टोर करके रखती हैं। अगर किसी को अपनी बात दूसरी जगह पर पहुंचानी है तो फिर वो कम्युनिकेशन या फिर सोशल मीडिया है उसके अलावा किन चीजों से उसको भेज सकता है, तो वो है पोस्ट ऑफिस। अगर बच्चों को हिल्स रिवर्स वगैरह है वहां पे ट्रिप पे लेकर के जाएंगे तो बच्चों की जो रियल लाइफ मतलब कि जो बुकिश लैंग्वेज होगी उसकी जगह पे उनको रियल लाइफ लर्निंग का मौका मिलेगा। वो अगर किसी भी चीज को सामने से देख रहे हैं, कोई भी चीज अगर मूर्त रूप में बच्चे के सामने है तो वो चीजें बच्चों को ज्यादा समझ में आती हैं जितना कि आप उनको बुक में दिखा करके पढ़ा दो या फिर ऐसे नॉर्मली पढ़ के बता दो। जब कॉन्क्रीट रूप में, कॉन्क्रीट फॉर्म में बच्चे वहां पर खुद प्रेजेंट होंगे और खुद से एनालाइज करके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो उनका सीखना और ज्यादा बेटर हो जाता है और जो उनका सीखना है वो रियल लाइफ लर्निंग हो जाती है, मतलब कि वास्तविक जीवन से जुड़ा ज्ञान उनको अपने आप ही मिलता रहता है। तो ये कम्युनिटी क्या किस चीज को प्रमोट करती है, किस चीज का बढ़ावा देती है, वास्तविक जीवन से जुड़े ज्ञान को बढ़ावा देती है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा वास्तविक जीवन से रिलेट करके चीजों की नॉलेज ले। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, यूटिलाइजेस रियल विजडम एंड कल्चर। जब आप उनको उस पर्टिकुलर जगह पे लेकर के जाओगे, मान लीजिए आप उनको पोस्ट ऑफिस लेकर के गए हो तो उस जगह की चीजें जो है उस चीज से रिलेटेड जो उनकी नॉलेज डेवलप होनी चाहिए वो बुकिश नॉलेज नहीं होगी, वो उनकी एक्यूरेट और एक्चुअल नॉलेज होगी, रियल विजडम होगा जो कि डेवलप होगा। और दूसरी चीज क्या है, रियल विजडम का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जब वहां पे लोग हैं उनके रियल एक्सपीरियंसेस हैं, जब बच्चे उनको समझेंगे तो जो रियल चीज होती है उससे बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा, रियल विजडम का यूटिलाइजेशन होगा और दूसरी चीज जो कल्चर है वो भी यूटिलाइज होगा, संस्कृति की भी रक्षा होगी। ये किस चीज को डेवलप करता है बच्चों में, बच्चे विविधता का सम्मान करना सीखते हैं, डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, जो उनकी संस्कृति है या फिर अलग अलग संस्कृतियां होती हैं हर एक संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं अगर हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे तो। जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं, तो फिर बच्चे अगर हर एक त्योहार में इन्वॉल्व होंगे या फिर हर एक त्योहार की इम्पोर्टेंस समझेंगे या फिर उसमें इन्वॉल्व होंगे तो इससे क्या होगा कि वो हर एक तरीके की जो विविधता है, क्योंकि हमारा देश तो विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है, तो जो अलग अलग विविधता या फिर जो डाइवर्सिटीज है चारों तरफ, बच्चे जब उनको देखेंगे तो उनका सम्मान करेंगे और जो संस्कृति है उसकी भी रक्षा होगी, संस्कृति का भी वो सम्मान करना सीखेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। जब पर्टिकुलर प्लेस पे बच्चे खुद जाएंगे, जो उस कम्युनिटी के लोग हैं, जब उनसे खुद बातचीत करेंगे तो उनकी पहली चीज तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, बढ़िया हो रही है, और तीसरी चीज इंटरपर्सनल स्किल्स या फिर सामाजिक कौशल जो है वो भी बच्चों का बेटर होगा। ठीक है, ये किस चीज को एनकरेज करता है, सिविक सेंस को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब कि नागरिक भावना और उत्तरदायित्व, ये सारी की सारी चीजें बच्चों की एनकरेज होती है, प्रोत्साहित होती हैं, जिससे बच्चों का सीखना बेटर और बेस्ट बन सकता है। इस वजह से कम्युनिटी को एज अ लर्निंग रिसोर्स इन्वॉल्व करना स्कूल में इंपॉर्टेंस है और इसी वजह से इसको इन्वॉल्व किया गया है।
अब देख लेते हैं कि स्कूल और कम्युनिटीज में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज होती हैं या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज करा करके लर्निंग रिसोर्सेज की तरह यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्कूल में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, ऐसी कौन सी सुविधाएं होती हैं जिनका यूज लर्निंग रिसोर्स की तरह या फिर शिक्षण संसाधन की तरह किया जा सकता है। सबसे पहली चीज लाइब्रेरी, पुस्तकालय। लाइब्रेरी में क्या किया जा सकता है, रीडिंग प्रोग्राम्स चलवाए जा सकते हैं कि हर एक पर डे या फिर हर हफ्ते या फिर हर मंथ में एक ऐसा दिन होगा जब सारे बच्चों को जा करके जो जितनी ज्यादा बुक्स रीड कर पाएगा या फिर बुक्स रीड करने के बाद जो जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा उसको उतना कुछ प्राइज वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा आप करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा लाइब्रेरी का बेस्ट यूज हो पाएगा। क्योंकि अपने आप से कुछ बच्चे हेजिटेट करते हैं, वो लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, तो जब आप रीडिंग प्रोग्राम्स चलवाएंगे तो हो सकता है जो बच्चे हेजिटेट कर रहे थे वो बच्चे भी पार्टिसिपेट करें, या फिर पीयर लर्निंग आप लाइब्रेरी में करवा सकते हैं। दूसरी चीज, साइंस लैब का यूज किया जा सकता है, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स करा करके बच्चों से कहा जाए कि खुद से वो लैब वगैरह में जा करके खुद से एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देखें। हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनकी जो रियल लाइफ लर्निंग है वो हो पाएगी। ठीक है। तीसरी चीज, जो स्कूल के गार्डन वगैरह होते हैं, गार्डन में ले जाकर के बच्चों को नेचर वॉक करवाया जा सकता है, जिससे कि बच्चों को प्रकृति से अवेयर कराया जा सकता है, नेचर के बारे में बताया जा सकता है, नेचर से उनको कनेक्ट करवाया जा सकता है, और उनकी जो इन्वायरमेंट स्टडीज है वो भी जो पर्यावरण अध्ययन है वो भी उनका बेटर होगा। चौथी चीज, स्मार्ट क्लासरूम्स अगर बनवाया जाएगा तो स्मार्ट क्लासरूम से बच्चे डिजिटल रिसोर्सेज से अवेयर हो पाएंगे और जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं उन स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ स्कूल की फैसिलिटीज हैं जिनका यूज लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में बहुत बेटर तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो स्कूल में करवाई जा सकती हैं, वो एक्टिविटी ही एज अ लर्निंग रिसोर्स काम करेगी। जैसे कि आपका एक ग्रुप टाइप का बनवा दें या फिर किसी बच्चे को एक लीडर बना दिया जाए, एक स्टूडेंट को लीडर बना दिया जाए जो कि हर हफ्ते सारे बच्चों से उनकी जो भी अच्छी चीजें हैं या जो बेकार चीजें हैं वो सारी चीजें वो डिस्कस करें, या फिर फेयर वगैरह करवा दीजिए। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं जिनको करा करके लर्निंग रिसोर्स की तरह उनका यूज किया जा सकता है। अब कम्युनिटी में समुदाय में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं, ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिनको लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज किया जा सकता है। सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। मानव संसाधन में वो सारे के सारे ऑक्यूपेशंस आ जाएंगे, सारे की सारी इंटरेस्ट और हॉबीज वाले लोग आ जाएंगे जिन लोगों को हम एज अ लर्निंग रिसोर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि फार्मर को बच्चों की फार्मर से बात करवाएं, बच्चों के डॉक्टर्स से बात करवाएं, इंजीनियर से बात करवाएं, या फिर जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनसे बात करवाएं। इसके अलावा जो लोकल लेवल पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस वगैरह करते हैं ऐसे लोगों से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिनका यूज लर्निंग रिसोर्स की तरह अगर करेंगे तो बच्चों की इन सब फील्ड में नॉलेज डेवलप होगी और इस हर एक फील्ड की जो चीज है वो मतलब कि रियल लाइफ में बात करके और जो बुकिश नॉलेज है उसको एक्सपीरियंशियल वे में अनुभव से सीख पाएंगे। ठीक है। कुछ फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे भौतिक संसाधन होते हैं जिसको कि लर्निंग रिसोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है। लोकल पार्क्स हैं, वहां पर बच्चों को लेकर के जाइए, फार्म्स वगैरह पर बच्चों को लेके जाइए, पंचायत भवन लेकर के जाइए, जो वाटर बॉडीज हैं जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इन सब जगहों पर बच्चों की विजिट करवाइए, फील्ड विजिट्स करवाइए बच्चों की। इन सब चीजों से क्या होगा कि बच्चे जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में अवेयर होंगे और उसके बारे में जो उनकी नॉलेज है वो सिर्फ बुकिश नहीं रह जाएगी, वो खुद से अनुभव करके वहां पर खुद से पहुंच करके एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उन चीजों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उनकी नॉलेज बढ़ेगी। तीसरा है आपका कल्चरल रिसोर्सेज, सांस्कृतिक संसाधन कौन कौन से हैं जिनका यूज किया जा सकता है बच्चों की लर्निंग को इनहेंस करने के लिए, बच्चों के अधिगम को इनहेंस करने के लिए। इसके अलावा बच्चों की जो सोसाइटी से रिलेटेड नॉलेज है वो उनकी और ज़्यादा डेवलप हो, सोसाइटी से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ, उसके लिए कल्चरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे कि जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन बच्चों को विजिट पर लेकर के जाएं, बच्चों को फोक टेल सुनाएं, लोक कथाएं सुनाएं, या फिर कोई भी रिलीजन का जो फेस्टिवल है उसका जो प्रॉस एंड कॉन्स जो भी हैं वो आप बच्चों को बताइए, इससे हर एक बच्चा उस चीज़ से अवेयर है। तो ये सारे 3 तरीके के रिसोर्सेज थे जो कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, जो कि एज अ लर्निंग रिसोर्स, एज अ शिक्षण संसाधन यूज किया जा सकता है बच्चों की लर्निंग को बेस्ट और बेटर बनाने के लिए।
इन सब से बेनिफिट ये होगा बच्चों को, आपको बता दिया वो जो वाई वाले में थे वो ऑलमोस्ट सारी चीजें थी कि वो सारे बेनिफिट्स बच्चों को होंगे। इसके अलावा बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर पाएंगे, अनुभवात्मक अधिगम हो पाएगा उनका, ठीक है। इसके अलावा वो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स करके एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखना उनका हो पाएगा, एक्टिवली पार्टिसिपेशन के द्वारा उनका सीखना हो पाएगा। कॉन्टेक्सुअल लर्निंग होगी उनकी, संदर्भ के उस पे बच्चे सीख पाएंगे। तो ये सारे कुछ तरीके हैं, मतलब कि हम लर्निंग रिसोर्सेज का यूज ही इसीलिए करते हैं जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो इन सब चीज़ों का जब अच्छी तरीके से यूज़ किया जाएगा तो उससे बच्चे की लर्निंग जो है वो प्रभावी भी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी, बच्चों की नॉलेज भी बेटर होगी, बच्चे का सोसाइटी से एंगेजमेंट बढ़ेगा, बच्चों की सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, बच्चों का जो इन्वायरमेंट के प्रति नॉलेज है वो बढ़ेगा, और जो कम्युनिटी गैप है वो भी इसके थ्रू खत्म किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपकी कम्युनिटी के बारे में थी, और स्कूल को कम्युनिटी से जोड़ने पर क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बच्चों का क्या क्या फायदा हो सकता है वो देखा। तो ये था हमारा डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्सेज, मतलब कि स्कूल एवं समुदाय शिक्षा को संसाधन के रूप में किस तरीके से विकसित किया जा सकता है। दिस इज द फाइनल टॉपिक ऑफ यूनिट 3। अब आपकी जो यूनिट 3 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास से यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल 5 यूनिट थी आपकी, ये यूनिट 4 और यूनिट 5, 2 यूनिट और आपकी बचेगी। उसके बाद केवीएस पेडागोजी का, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का जो पेडागोजी सेक्शन है, शिक्षण शास्त्र वाला सेक्शन है, वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू।